आपके सारे पार्ट्स और आर्टिकल्स है, बट हमने सारे नहीं करने हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 to 50 जो है वो लगभग लगभग सारे होंगे, उसमें भी कुछ हम लोग स्किप करेंगे। लेकिन 50 के बाद जो है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन जो है, वो हम लोग सेलेक्टेड आर्टिकल्स करेंगे, सारे हमने नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो अब इसी अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो आपकी करेंगे पार्ट 1 से। और पार्ट 1 में जैसे कि आपका लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, तो ये हेडिंग डाल दीजिएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसका जो आपका पार्ट हो गया, पार्ट 1 आपका हो गया, जो कि पीछे लिखा हुआ था। और आपका आर्टिकल जो है वो आपका 1 to 4 आपके इसके क्या हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। पार्ट 1 और आर्टिकल 1 to 4, पार्ट 1 हो गया और आर्टिकल 1 to 4 आपका हो गया, ठीक। चलिए अब इसमें एक एक करके मैं आर्टिकल बताता जाता हूँ, कीवर्ड्स क्या हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका है आर्टिकल 1, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारा वो आर्टिकल 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आर्टिकल 1 लिख दो और उसके आगे लिख लो आपका दिस आर्टिकल, दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्ड द नेम ऑफ अ कंट्री, दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्ड द नेम ऑफ अ कंट्री, डिस्क्राइब द नेम ऑफ अ कंट्री दैट इज, और वो क्या है हमारी, दैट इज, दैट इज लिख दो उसके आगे ऑफिशियल नेम जो हम लोग का है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया, इंडिया दैट इज आपका भारत, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो एक तो आर्टिकल 1 में ये चीज हमारी लिखी हुई है, ठीक है, कि हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है इंडिया दैट इज भारत के नाम से हमारा लिखा हुआ है, ठीक। दूसरा आर्टिकल 1 में सेकंड थिंग जो लिखी हुई है, सीधे आप कीवर्ड लिखो यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा आपका जो है वो वर्ड लिखा हुआ है यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये हुआ है कि 1950 में जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, अडॉप्ट किया, तो उसके बाद उस दौरान जो भी हमारे साथ स्टेट्स आके मिले हैं, ठीक है, वो फर्दर फिर आपका स्टेट्स का वो हुआ है, क्लासिफिकेशन आपका हुआ है 55 के बाद, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन 50 में जो भी स्टेट्स आके हमारे साथ मिले, या जो भी आपके प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ एज अ स्टेट के तौर पे मिले, अब वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी कोशिश भी करता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट हमारा जो इंडिया का है, वो ये कोशिश करता है कि भाई हमको इंडिया से क्या होना है, हमको इंडिया से अलग होना है, सेपरेट होना है, तो वो एक देशद्रोह माना जाएगा। और उसके खिलाफ जो, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर आपकी आ जाती है, ठीक है। इसके उल्टा अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ स्टेट की, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमको देखने को मिलता है अमेरिका में, जहां पे उनके स्टेट की मोर देन 50% पॉपुलेशन अगर ये बोल दे कि हमें अमेरिका से अलग होना है, तो वहां पर उनके यहाँ प्रोविजन है, उसमें भी कुछ लीगैलिटी है, वो उनसे अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ साफ साफ ये वर्ड यूज किया गया कि हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट हमारे यहाँ है, ठीक है। तो ये एक जो मेकिंग था, या जो हमारे मेकर्स थे, उन्होंने ये साफ साफ बात जो है हमारे यहाँ लिख दी थी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बना के लिखिएगा आर्टिकल 1 में ही नेक्स्ट करके, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 डिफाइन 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज, या ऐसे लिख लो 3 टाइप ऑफ टेरिटरीज ऑफ इंडिया, थ्री थ्री टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ टेरिटरी, 3 टाइप्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, 3 टाइप्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो 3 टाइप ऑफ टेरिटरीज ऑफ इंडिया क्या क्या है, सबसे पहले जो अब डिफाइन की गई आर्टिकल 1 में, पहला लिखना टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, या सिंपल लैंग्वेज में आपके स्टेट्स जो हो गए सारे के सारे वो इसके अंडर में आ गए, ठीक है। या थोड़ा लिखना है तो लिख दो, वरना खाली स्टेट भी लिख दोगे चलेगा। तो जो हमारे 28 स्टेट्स हैं पूरा मेंशन कर रखा है इसमें। उसके बाद आपका यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जो हमारा यूटी है वो सारी की सारी आर्टिकल 1 में मेंशन है कि उसका नाम क्या है, टोटल उसका, उसमें टोटल एरिया क्या है, किसके साथ वो बाउंड्री शेयर करती है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड, जिसका अब हमारा यूज कोई भी नहीं है लेकिन 1950 में था, वो लिख दो थर्ड वाला क्या है, टेरिटरीज, पूरा पॉइंट बना के लिखना है इसको आप,
टेरिटरीज, थोड़ा मेरा मार्कर ढंग से चल नहीं रहा है, टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, दैट मे बी, दैट मे बी एक्वायर्ड, ठीक है, दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है, दैट मे बी एक्वायर्ड, कौन करेगा उसको, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम। लेकिन अब इस जो तीसरा जो हमने क्लॉज रखा था, अब उसका कोई प्रेजेंट सिनेरियो में यूज नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, उसके बाद भी जो आपका जैसे गोवा था, ठीक है, वो पोर्तुगीज के अंडर में रहा, ठीक, और लगभग 60 के आसपास जो है गोवा जो है उन्होंने जो है स्किप करना धीरे धीरे शुरू किया। तो ऐसे दो तीन और भी हमारी टेरिटरी थी जो जिस पर जो हमारे यहाँ पहले कौन आए थे, यूरोपियंस, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारे के सारे आए थे। तो इनके पास आज़ादी के बाद भी, यानी कि 47 के बाद भी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, इनकी कुछ कॉलोनीज जो थी वो हमारे यहाँ थी, कुछ जगह गुजरात में थी, महाराष्ट्र में थी, तमिलनाडु में थी। तो हमने ये क्लॉज जानबूझ के रखा था कि भाई जो टेरिटरीज 1950 में हमारे पास नहीं है, जिस जिस साल हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप को सौंपा, इन फ्यूचर में आगे चल के वो टेरिटरी को हम कभी भी एक्वायर्ड कर सकते हैं। तो आगे चल के फिर हमने जैसे गोवा हो गया, है ना, और भी जो आपके यूटीज हैं, दादर नगर हवेली हो गया, ठीक है, दमन एंड दीव हो गया, उसके कुछ इलाके जो थे ये यूरोपियंस के पास थे आज़ादी के बाद भी, लेकिन कुछ सालों में हमने फिर इसको एक्वायर्ड कर लिया था। तो ये तीसरा वाला क्लॉज जो है, अब इसका कोई भी यूज नहीं है, यानी कि अब ऐसी कोई टेरिटरी है नहीं जहां पे कोई भी जो ये यूरोपियंस थे हमारे यहाँ, उनका कोई एक्यूजेशन या कोई ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पर रहा हो। उस समय के लिए था तो हमने ये प्रोविजन कर रखा था, ठीक है। तो आर्टिकल 1 हमारा जो है वो एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है अ, उसमें सीधा जो है एक तरफ लिखो स्टेट, फिर मैं समझाता हूँ किस तरीके से है। कॉलम दो बना लो, ये फिर आप कहीं और जल्दी मिलते नहीं है। एक तरफ लिखिए स्टेट, ठीक है, और एक तरफ आपका लिख दो फॉर्मेशन ईयर, फॉर्मेशन ईयर, ठीक है। ये आज भी आपका ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज भी जो है यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला लिखो आपका स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसका लिख दो आपका 1 अक्टूबर, वैसे डेट, एग्जैक्ट डेट कभी याद नहीं करनी हमने, ईयर याद करना है 1953, लेकिन मैं डेट लिखा दे रहा हूं, लेकिन उसको ईयर याद रहेगा सफिशिएंट है। उसके बाद अगला लिखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात। इसका आप लिख दीजिए 1960, ठीक है, जिसका जरूरी होगा मैं लिखा दूंगा। उसके बाद आपका नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, इसका आप लिख दो 1963, 1963। उसके बाद आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, इसका लिख दीजिए 1966। उसके बाद हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, हिमाचल का लिख दीजिए 1971, 1971। उसके बाद आपका आ, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, 3 बार एम, 2 बार एम आ गया, एक बार टी आ गया, एमएमटी कुछ भी जैसे याद कर लो। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब का जो फॉर्मेशन है वो एक ही दिन किया गया, 21 आपका जनवरी 1972, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972। उसके बाद आपका सिक्किम, ठीक है, ये भी एक ऐसा था जो हमसे आके मिला, ये भी इसने भी आपको अपने आप को आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब 47 के बाद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा था। बाद में बेचारा इसने बोला कि चलो इंडिया के साथ आके मर्ज हो जाते हैं। तो ये आपका था 1975, ठीक है। और सिक्किम के बारे में दो फैक्ट क्या याद करने होते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कि सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट था, यानी कि वहां पर जितनी भी एग्रीकल्चर का काम होता है वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, केमिकल फर्टिलाइजर जो है
पूरी तरीके से वहां पर क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। इसी तरीके से सिक्किम ही पहला स्टेट बना जहां पर प्लास्टिक का जो यूज है, किसी भी तरीके की जो प्लास्टिक आपकी होती है उसका पूरी तरीके से क्या कर रखा है, आपका बैन कर रखा है। ठीक है। और सिक्किम ही पहला स्टेट है जहां पर ये पता नहीं इतना कितना सच है कि ऑफिशियली तो मैंने पढ़ा था एक वेबसाइट में, उनकी जो सरकारी वेबसाइट थी, कि वहां पर हर फैमिली से एक पर्सन को ग्रुप सी की, उससे ऊपर ले ले तो अलग बात है, लेकिन ग्रुप सी की क्या दी जाएगी, जॉब दी जाएगी एक फैमिली से। अब कितना सच है पता नहीं, लेकिन ये दो फैक्ट तो है कि भाई प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं होता है वहां पर किसी भी तरीके का। और दूसरा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वहां पर वो प्रमोट की जाती है आपकी। ठीक है। अच्छा, तो 75 में आपका ये हो गया। ठीक है। अच्छा, सिक्किम कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है प्रणय? भूटान के साथ, सॉरी सर। हाँ, किसके साथ करता है? सर भूटान के साथ। हाँ, और कुछ इमेजिन हो पा रहा है? कोई बात नहीं। एक ना इंडिया का पॉलिटिकल मैप जरूर परचेज कर लेना, इंडिया का और आपका वर्ल्ड का। ठीक है, अपने रूम पे रखना इसको। तो क्योंकि आधी ज्योग्राफी तो इसी से हो जाती है मैप को देख देख कर। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ना, तो आपका जो सिक्किम है वो बिल्कुल टिप पर आपका ऊपर की तरफ, इसको सर्च करना कि एक के साथ करता है कि दो के साथ या तीन इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो। ठीक है, सर चलेगा। तीन में सर फिर नेपाल, चाइना और देखना तीसरी सर याद। देखना उसको समझ में आएगा। ठीक है। ओके सर। तो हमारा सिक्किम हो गया 1975। उसके बाद भाई आपका इधर इधर की तरफ लिख लो, मिजोरम। मिजोरम आपका हो गया, और अरुणाचल। ठीक है, मिजोरम अरुणाचल, ये आपका 1987। ठीक है, 1987। और उसके बाद फिर आपका गोवा। ठीक है, गोवा आपका हो गया 1987। गोवा भी आपका 1987। उसके बाद फिर तीन स्टेट बने जो जिसमें हमारा उत्तराखंड भी है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और आपका सबसे आखिरी में झारखंड। ये आपके तीनों जो है 2000 में आपके बने। और जो आपका लेटेस्ट बना स्टेट, वो शायद पता होगा आपका, तेलंगाना। ठीक है, ये आपका 2000 जो है 14 में बनाया गया। ठीक है, तेलंगाना जो है वो 2014 में बनाया गया। ठीक। तो ये सब की जो इंफॉर्मेशन है इन सारे स्टेटों की, वो आपकी आर्टिकल 1 में दी गई है। ठीक है। अब ये कराने का मकसद क्या था कि खास तौर पे यूपीएससी के अंदर, चाहे वो सिविल का ले लो, आईएएस का ले लो, या ईसी का सीडीएस का ले लो, ये लोग क्या करते हैं, चार स्टेटों को दे देंगे और जंबल कर देंगे। ठीक है, कि इनको ऑर्डर वाइज लगाओ कि पहले कौन सा बना और उसके बाद आखिरी में कौन सा बना, इस तरीके से। या इन्होंने एक और चीज शुरू कर दी है नई, इन्होंने क्या कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को, स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दे देंगे आपको, और उनको बोलेंगे ऑर्डर वाइज लगाओ कि इस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पहला सबसे कौन सा बना और सबसे आखिरी में कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट बना आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चनों को इन्होंने क्या कर दिया है, घुमा के देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 का एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पे ध्यान रखना आपकी इसको लिख लो, इसको मैं समझाऊंगा बाद में, पर अभी लिख लो। सबसे पहला एक नाम लिखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमेटी। नहीं सॉरी, एक मिनट, इसको अभी छोड़ दो, ये लिख दो, जस्टिस एस के धार कमेटी। पहले ये लिखो इसको भी। ठीक है, पहले ये लिख दो, जस्टिस, जस्टिस आपका एस के धर। ठीक है, एस के धर कमेटी। ये एक जगह स्टार बना के लिख दो, उसको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे बाद में। एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी। ठीक है, इसका डेट लिख दो, जो जस्टिस एस के धर कमेटी थी, 27 नवंबर 1947। पूरी इसकी कहानी बताऊंगा धीरे धीरे, पहले इसके आगे लिख दो, 27 नवंबर 1947। ठीक है, एक ये स्टार बना के लिखो। फिर दूसरा जो है आपका स्टार बना के लिखना, जेवीपी कमेटी। यहां से लिखो, जे वी पी आपकी
कमेटी, ठीक है, JVP कमेटी। इसका फुल फॉर्म आपका है जवाहर, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और आपका पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, और पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग जो है वो JVP कमेटी जो है वो हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका डेट लिख लो, आपका फर्स्ट, आपका अप्रैल, 1 अप्रैल 1949, सॉरी 1949। ठीक है, 1 अप्रैल आपका 1949, 1 अप्रैल 1949। ठीक है, तो धर कमेटी जो है 1947 में बनी, उसके बाद आपकी JVP कमेटी जो है वो आपकी 1949 में आपकी बनी। ठीक है, और उसके बाद अगला लिखो आपका तीसरा एक और चीज, जस्टिस फैजल अली कमेटी। ठीक है, जस्टिस आपकी फैजल, ठीक है, फैजल, जस्टिस फैजल अली कमेटी, जस्टिस फैजल अली कमेटी, फैजल अली कमेटी। इसका लिख लेना फॉर्मेशन ईयर आपका 1953, 1953। ठीक है, 1953। ठीक, तो अब इन तीन कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव था, कैसे, क्या इनके रिकमेंडेशंस थे, और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस, मतलब आउटकम क्या निकला, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये दिमाग में रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इन कमिटीज को भी वो जंबल करके दे देते हैं, बोलते हैं कि ओल्डेस्ट से न्यू की तरफ आपका लगाओ, तो भाई धर कमेटी हो गया, JVP कमीशन या कमेटी हो गया, और फैजल अली कमेटी आपकी हो गई। ठीक है, ये चीज एक आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो अब आते हैं, तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, अभी करेंगे उसमें। आ, आपके क्या कहते हैं, एक ने क्या कहते हैं भूख हड़ताल की थी भाई स्टेट मांगने के लिए, है ना, उनकी 56 की, उनका नाम जो है रमुल्लू साहब था आपका। बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, मैं डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा भाई एक थोड़ा सा बेस बना दूं, फिर इसके बारे में आएंगे दोबारा। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं, आर्टिकल 1 में आपका ये सब चीजें थी कि जिसमें आपके सारे स्टेटों के नाम और जो चीजें थी वो मैंने अभी आपको लिखा दी। ठीक है, अब आते हैं आपका आर्टिकल 2 में। ठीक है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2। ठीक, आर्टिकल 2 में लिखिएगा, दिस आर्टिकल, इसमें पॉइंट बना के लिखो, दिस आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स वही तीनों एलिमेंट्स आपके हो गए, दिस आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट टू एडमिट एनी टेरिटरी, एनी टेरिटरी इन इंडिया, टू एडमिट एनी टेरिटरी इन इंडिया, एनी टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 2 ये कहता है, इसको और मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, सीधे समझा रहा हूँ क्योंकि आसान हो जाएगा फिर, कि कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, वो अगर मान लो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है, या जैसे कि आपका सिक्किम जो था वो इंडिया के साथ मर्ज हुआ, तो ये मर्जिंग जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो पार्लियामेंट के पास है, वही परमिशन देगी कि पर्टिकुलर जो टेरिटरी है वो एज अ इंडिया के साथ कैसे मर्ज हो, एज अ स्टेट के तौर पे मर्ज हो। जैसे कि अब हमारे 28 स्टेट है, मान लो श्रीलंका अगर मर्ज होता है हमारे साथ, तो वो क्या बन सकता है, 29 स्टेट आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसकी परमिशन कौन देगा, इसकी परमिशन आपका पार्लियामेंट देगा, या उस टेरिटरी को या उस कंट्री को एज अ यूटी के तौर पे अगर मर्ज करना है तो उसकी परमिशन भी कौन देगा, आपका पार्लियामेंट आपका देगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल एक पास का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, कि भाई बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि इंडिया के साथ क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, तो वो एज अ स्टेट 29 स्टेट के तौर पे मर्ज होगा या एज अ यूटी के तौर पे मर्ज होगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या इसके लिए पार्लियामेंट, मान लो अगर बांग्लादेश से मर्ज होना चाहता है, क्या इसके लिए बांग्लादेश के साथ जो इंडिया के स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, क्या उनकी असेंबली की परमिशन लेना कंपलसरी है? ये आंसर क्या होगा इसका प्रणय, मैंडेटरी है कि पार्लियामेंट अपने आप डिसीजन ले सकता है कि नहीं भाई हम बांग्लादेश को जो है वो एज अ कंट्री, सॉरी एज अ स्टेट या यूटी के तौर पे मर्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ प्रोविजन होगा आर्टिकल 2 के तहत। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होगी सर। मतलब द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस विद द स्टेट असेंबलीज और स्टेट गवर्नमेंट।
सर इट हैज टू डिस्कस सर हाँ, डिस्कस करेंगी, विद इन्फॉर्म द करेंगे। बाउंड्रीज। हाँ, लेकिन अगर मान लो जैसे वेस्ट बंगाल है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, मान लो वो मना करती हैं कि नहीं भाई, बांग्लादेश को हमारे साथ मर्ज नहीं करना है। या आपके जैसे कि बगल में बिहार हो गया, या इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर आपका क्या हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये कहते हैं नहीं मर्ज करना है, तो डजेंट मैटर। अगर सेंटर ने यानी कि पार्लियामेंट ने ये सोच लिया है कि बांग्लादेश को एज अ स्टेट के तौर पे या एज अ यूटी के तौर पे इंडिया में मर्ज करना है, तो वो मर्ज करेगा। हाँ, इस बात की वो इंफॉर्मेशन या इस बात के बारे में डिस्कशन वो कर सकता है, वो भी कर सकता है, ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी जिसमें आर्टिकल 2 का यूज होता है। ठीक। दूसरा क्या हो गया आपका, जहां आर्टिकल 2 का यूज होता है और अभी 2025 में और 24 में इसका यूज किया गया है बाय द इंडियन पार्लियामेंट, वो है एक्सचेंज ऑफ लैंड। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर का एरिया। तो कई जगहों पर, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है, कई जगहों पर जो हमारा इंडिया है यानी कि सो कॉल्ड वहाँ का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इधर क्या हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, जो बॉर्डर था कुछ इस तरीके से था, ऐसे करके। ठीक है। कुछ ये इंडिया का लैंड यहाँ पर था, फिर इधर बांग्लादेश का था, फिर यहाँ पर जो है वो बंगाल, ये बांग्लादेश का था, फिर ऐसे करके जिगजैग करके था। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं थी। तो बहुत सालों से ये बात चल रही थी कि ये पर्टिकुलर लाइन को सीधा कर दिया जाए, ऐसे करके, और जो एरिया उनको देना है उनको हम अपना लैंड दे दें, और उनका जो लैंड का एरिया हमारे पास ज्यादा है वो हम अपने पास रख लें। ठीक है। तो ये बहुत सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, लेकिन अभी पिछले 2 सालों में हमारी पार्लियामेंट ने और बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने आपस में फिर ये अपना, हमारा तो आर्टिकल 2 था, उनका भी एक आर्टिकल था, तो उसके तहत अपने अपने पार्लियामेंट में बिल पास किया। और अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो बिल्कुल क्या कर दी गई है, कई जगहों पर बिल्कुल सीधी कर दी गई है। ठीक है। तो उनके जो खेत थे, जो खेती करने हमारे इलाके में आते थे, खेत तो उन्हीं के थे पर आते हमारे यहाँ थे, चारों ओर से बॉर्डर था, तो वो हमने उनको मतलब वो हमने रख लिया, और हमारे वाले जो ज्यादा एरिया उनके अंडर में था वो फिर उन्होंने हमको दे दिया। तो एक लाइन क्या कर दी, सीधी कर दी। तो ये भी अब एग्जाम में आ सकता है कि भाई, अंडर विच आर्टिकल एक्सचेंज ऑफ लैंड बिटवीन दी नेबरिंग कंट्री हैज बीन डन बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो आपने आर्टिकल 2 वहां पर टिक करके आना है। ठीक है, एक चीज हमारी हो गया। ओके ओके। ठीक है। तो अब उम्मीद यह है कि अब ऐसी कोई ऐसा लैंड नहीं होगा जो हम एक्सचेंज करेंगे, या कोई ऐसा, मुझे तो लगता नहीं कि कोई कंट्री हमसे आके मर्ज होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ इतनी, हम तो जैसे पता ही होगा आपको कि अभी 2011 के बाद जो है हमारे यहाँ सेंसस नहीं हुआ है। ठीक है। एक्चुअल में 2021 में सेंसस होना था, क्योंकि हर 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस होता है। और ये जो सेंसस का जो प्रोविजन है वो हमारे यहाँ आपका 1881 से होता हुआ आ रहा है। ठीक है। हर 10 साल में ये प्रोविजन शुरू हो गया था, तब से ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। तो आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था। अभी 2021 में होना था, बट ड्यू टू द कोविड और फिर उसके बाद और भी जो भी एक्सक्यूज होंगे गवर्नमेंट के पास, कि अभी 2026 अब शुरू हो गया है, और अभी तक सेंसस का काम शुरू नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में शुरू होगा। लेकिन ऑफिशियली भी एक आपका वो होता है, सीएसओ। ठीक है। इसको हम लोग सेंट्रल स्टैटिक्स करके बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसने शायद 2025 के मिड में एक डेटा पब्लिश किया कि इंडिया जो है अब पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। ठीक है। ऑफिशियली देखा जाए तो हमारी जो है 2011 में लगभग 221 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, और जो अभी 2025 में आई वो ये कहती है कि लगभग हम लोग जो है 240+ करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं 2026 में जब आपका ये डेटा पब्लिश होगा आखिरी में, तो देखते हैं कितनी पॉपुलेशन हमारी निकलती है। ठीक है। खैर, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना और ये सब चीजें करना बड़ा वो होता है भाई। अच्छा, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 3 में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3। ठीक है। तो आर्टिकल 3 में लिखो, दिस आर्टिकल, दिस आर्टिकल, इसमें पहला पॉइंट में लिख देना, दिस आर्टिकल empowered the parliament, empowered the parliament for, किस किस के लिए empowered करती है, empowered the parliament for, लिखो भाई क्या क्या है, empowerment दे दी है। सबसे पहला लिखना, चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। सबसे पहला आपका है, चेंज द नेम ऑफ अ
स्टेट। ठीक है। तो भाई पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो किसी भी राज्य का जो नाम है वो चेंज कर सकता है। पर इसमें एक ट्रिक है। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें कि हमारा जब हम बने थे 2000 में, तो हमारा नाम जो था 2000 में वो उत्तरांचल था। ठीक है। और 2007 में जो नाम है वो हमारा उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। लेकिन ये जो नाम चेंज का जो बिल होता है वो हमेशा स्टेट असेंबली से पास होता है, और पास होने के बाद पार्लियामेंट जाता है अमेंड होने के लिए। ठीक है। तो पार्लियामेंट ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि बिना बिना किसी स्टेट की कंसर्न के, या वहां से बिल पास आए हुए, या वहां से प्रपोजल पास आए हुए क्या कर दिया हो, नाम चेंज कर दिया हो। ठीक है। तो हमेशा प्रपोजल जो है नाम चेंज को लेके नीचे से ही आता है, नीचे का मतलब स्टेटों से आता है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, तो आर्टिकल 3 टिक करके आना। दूसरा जो आपका इसमें दे रखा है कि आर्टिकल 3 में कर सकता है पार्लियामेंट, चेंज द एरिया ऑफ अ स्टेट। ठीक है। चेंज द एरिया ऑफ अ स्टेट। अब इसमें हम लोग स्टेट की मतलब उनकी रिक्वेस्ट तो ले लेती है पार्लियामेंट, बट अपने मन से भी कर सकती है। चेंज द एरिया ऑफ अ स्टेट। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे हम अब उत्तराखंड की बात करें, तो जब हम लोग जब बने थे सन 2000 में, तो हरिद्वार जो है, तब से डिमांड यूपी कर रहा था कि हरिद्वार का जो एरिया है वो उसको दे दिया जाए। ठीक है। हमने बोला भी हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो हरिद्वार और ऋषिकेश के इलाकों से ही आता है। चार धाम यात्रा ही हमारी हरिद्वार से शुरू होती है, ऋषिकेश से आगे बढ़ती है। तो आपको दे दिया तो फिर तो हर बार जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे व्हीकल तो टैक्स लगाना पड़ेगा, है, तो नहीं दिया है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, चेंज द एरिया ऑफ अ स्टेट जो है वो अलाउड है। ठीक है। फिर थर्ड आपका लिखो जो आर्टिकल 3 में कर सकता है, क्रिएट अ न्यू स्टेट। जो अभी हमने पीछे पढ़े इतने सारे स्टेट, क्रिएट अ न्यू स्टेट। ठीक है। तो न्यू स्टेट दो तरीकों से ही क्रिएट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि भाई बाय डिवाइडिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है। जिससे मैक्सिमम ऐसा ही होता है आपका। और या जो कि अभी तक नहीं हुआ है, बाय मर्जिंग टू स्टेट। ठीक है। बाय मर्जिंग टू स्टेट्स, या टू और मोर देन टू स्टेट्स। ठीक है। बाय मर्जिंग टू और मोर देन टू स्टेट्स, जो अभी तक नहीं हुआ है। बाय मर्जिंग टू और मोर देन टू स्टेट्स। तो हमारे यहाँ जो स्टेट्स बने हैं, जो मैंने आपको अभी लिखा है, लिस्ट लिखाई थी, वो हमेशा डिवाइड करके ही बनाए गए हैं। ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई अंदाजा है कि जो ये स्टेट फॉर्मेशन होता है उसका बेस क्या होता है, पार्लियामेंट क्यों करता है किसी स्टेट फॉर्मेशन, पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं उसके, एनी आइडिया? जैसे हम अपने इधर की बात कर लें, सन 2000 में जो है, जो मैंने बताया आपको, तीन स्टेट बने। ठीक है। सबसे पहले आपका कौन सा बना था? आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या बताया था मैंने? आपका उत्तराखंड। और सबसे आखिरी में झारखंड। तो इनके बनने का बेस क्या था, एनी गेस? सर लैंग्वेज स्पीकिंग। लैंग्वेज में, हाँ लैंग्वेज तो है, ठीक है, ये चलो मान लिया, पर इन तीनों का बताओ, इन तीनों का लैंग्वेज नहीं था। देखो, छत्तीसगढ़ का बनना, ये पता है कि छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना? क्या सर? छत्तीसगढ़ जो है वो किस स्टेट से अलग होके बना? किसका पार्ट था पहले, किस स्टेट में था छत्तीसगढ़? अम, कुछ गैस कर सकते हो, कोई सर बात नहीं, गैस कर लो। कुछ अंदाजा? तो शायद एमपी से हुआ था। एमपी से हुआ था। ठीक है। तो ये ओके। जो, हाँ, और उत्तराखंड ये तो पता ही होगा खैर। यूपी से सर। यूपी और झारखंड। सर झारखंड का सर पता नहीं सर, झारखंड बिहार। ठीक है। ओके सर। तो ये बिहार से आपका अलग होके बना था। ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ का बनने का लॉजिक था कि ये आपका एमपी का वो ट्राइबल एरिया था जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन, फॉरेस्ट का एरिया बहुत ज्यादा था। और जब ये एमपी के अंदर था छत्तीसगढ़ का एरिया, तो बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगते थे कि यहाँ का डेवलपमेंट नहीं होता है, और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो एमपी यूज करता है, लेकिन उतना अमाउंट का पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ इसको ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसके बेसिस पे इसको अलग कर दिया गया। हमारा उत्तराखंड इसलिए यूपी से अलग होगा कि हमारा जो है वो हिली एरिया, हिमालयास का एरिया है, इसलिए हमें अलग किया गया। और बिहार को अलग करने का लॉजिक, सॉरी, बिहार से झारखंड को अलग करने का लॉजिक था, वो आपका था मिनरल्स। ठीक है। तो जो झारखंड के लोग थे वो कहते थे कि भाई ये इतना सारा मिनरल जो है वो हमारा है, लेकिन इसका रेवेन्यू सारा जो है वो चला जाता है पटना में, या बिहार के मेन एरियाज या सिटीज में, वहां डेवलपमेंट होता है, और हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है।
तो ज्यादातर जो होता है हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन जो हुआ है वो या तो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है, या आपका जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे हुआ है, और फिर ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन के बेसिस पे या मिनरल्स के बेसिस पे जो है वो मिलता है। आज तक हमारे यहाँ जितने स्टेट बने उनका जो फॉर्मेशन का बेस था वो कभी भी ना तो कोई कास्ट था कि भाई वहाँ पर्टिकुलर राजपूत ज्यादा रहते हैं या ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं या वैश्य ज्यादा रहते हैं या शूद्र रहते हैं तो बता दो, ऐसे कभी नहीं हुआ। और ना ही रिलीजन के बेसिस पे कभी भी हमारे यहाँ डिवीजन ऐसा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज हमारे यहाँ ये रही है। बाकी अगर आप साउथ में जाके देखो तो लैंग्वेज के बेसिस पे ज्यादा आपका जैसे ये डिवीजन जो है, केरला अलग हो गया, है ना, तमिलनाडु अलग हो गया, कर्नाटका अलग हो गया, आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, इन सब का कहीं ना कहीं बेस जो है वो लैंग्वेज ही रहा है आपका, ठीक है। कन्नड़ जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई साउथ के लोग बहुत डिफरेंस है भाई। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में पंजाबी और एक बिहारी के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बोलियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वैसे ही नीचे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका में, चारों में जो उनका कल्चर है, जो उनका लैंग्वेज है, बहुत डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो इस वजह से भी अलग स्टेट बनाना जरूरी था। और इसीलिए हमने दो चीजों को आज भी एग्जिस्टेंस में रखा है जो हम कभी, मुझे लगता नहीं कि अबॉलिश कर पाएंगे। वो एक है आपका जो ऑल इंडिया सर्विस होगी, जैसे जिसकी आप कर रहे हो, और आपके यूपीएससी की सिविल सर्विसेज आपकी होती हैं, सीडीएस आपका होता है। और दूसरा आपका हो गया कम्युनिकेशन लैंग्वेज। आज भी आपकी जो स्टेटों के बीच में ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जैसे मान लो केरला और तमिलनाडु के बीच में हो रहा हो, केरला यूपी के बीच में हो रहा हो, तो वो इंग्लिश में ही होता है। और क्या कहते हैं, जो आपके हाई कोर्ट्स हैं और जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, वहां आज भी जो है सिर्फ और सिर्फ किस में कम्युनिकेशन होता है, जो इंग्लिश। इंग्लिश में होता है, इट इज। हाँ, वो बात अलग है कि आप नॉर्थ इंडिया के हाई कोर्टों में चले जाओ, जैसे हिमाचल हमारा इधर नैनीताल का हो गया, यहाँ पर हाई कोर्ट में हिंदी में भी जो वकील और जज हैं वो आपस में बात करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। दे शुड वर्क इन इंग्लिश, लेकिन सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि ऑल इंडिया सर्विस आपकी होगी और इंग्लिश कम्युनिकेशन का आपका हो गया, ठीक है। इसीलिए आप देखो ना, आपके सिविल सर्विस में भी इंग्लिश का एक पेपर रखा गया है। क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस में वो अलग बात है। और असिस्टेंट कमांडेंट में आपका जो सेकंड पेपर है वो इंग्लिश का, कोई इतना ही कहाँ कहाँ आप लोगों को काम करना पड़ता है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, स्पेशली जो राइटिंग स्किल है, वो अच्छी होनी चाहिए समझने के लिए कि भाई क्या ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, क्या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और सीडीएस में भी आप देखते ही हो कि इस बार का सीडीएस भरा है। अभी फॉर्म मेरे ख्याल से आज क्या तारीख है, चल रहा है शायद, मेरे ख्याल से भर देना इस बार का सीडीएस का फॉर्म, है ना। एग्जाम जो है वो आपका मार्च अप्रैल में है शायद। हाँ, तो उसको फॉर्म को भर देना कि थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा सीडीएस का एग्जाम का। सेंटर, ओके सर। है ना, सेंटर यहीं पड़ता है, मेरे ख्याल से 20 तारीख लास्ट डेट है, उसको भर देना, ठीक है। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल जो 3 है, इसलिए इसको बड़ा ही गजब का आर्टिकल माना जाता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो आर्टिकल 3 जो है वो हमारा क्या करता है, परफॉर्म है, ठीक है। सर ये थ्री स्टेट्स भी लर्न कर लूँ ना सर कि रीजन क्या था इनका, या फिर ये नहीं, जो थ्री स्टेट्स रीजंस बने थे। लिख लिया आपने जो मैंने बोला था? हाँ सर, वो लिख लिया है सर। हाँ बस ठीक है, वो रहेगा याद वैसे तो, आप लोग को नहीं आता, लेकिन मैं डिस्कस करता जाऊंगा तो उसको लिखते जाना, ठीक है। चलो, ओके सर। क्योंकि देखो एक एक मजेदार बात क्या है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले, आप खुद भी कभी पढ़ना 10 साल के पिछले पेपर का। कई बार सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, और उसको अगर आप किसके पेपर के साथ कंपेयर करो, एसी के पेपर के साथ कंपेयर करो, तो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर मैंने कई बार देखा है ज्यादा टफ था, और सिविल सर्विसेज का पेपर इतना टफ नहीं था जितना एसी का टफ आ गया। ये भी मैंने कई बार देखा, और एसी का कई बार बहुत आसान पेपर आता है, और सीएससी का तो खैर उनका तो कभी भी पलटी मार जाए कुछ भरोसा नहीं, ठीक है। और आप इनका वो देखो, मजाक देखो, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है, चाहे आईएएस सिविल सर्विसेज का है या आपके एसी का है, सीडीएस का है, 4 लाइन में जीएस का पूरा सिलेबस खत्म, कि यू शुड बी अ नॉलेज ऑफ द इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स, एंड शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी पॉलिटी, और खत्म, बस 2 लाइन में खत्म। अब ये 4 लाइन का तो सिलेबस लिखते हैं वो लोग, चलो खैर अब इनका भी क्या बोल सकते हैं। चलिए खैर, अब यहीं पे एक और चीज लिख लेते हैं जो अभी करंट का है हमारा, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। वो है आपका क्या, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, ये कब आपके नए क्रिएट हुए दोबारा से, जब से आपका जो 370 है जो हमने वहां से हटाया है। तो यहां पर लिख दो
ऑन 31 अक्टूबर, एक स्टार बना के लिख देना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2019 में हुआ था सर। हाँ बढ़िया। ऑन 31, अरे इसके पीछे बड़ा बवाल हुआ भाई। ऑन थर्टी सर फर्स्ट ये आर्टिकल 3 के अंदर ही है सर। हाँ, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर नए क्रिएट हुए ना आपके, और आर्टिकल 1 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको पूरा। तो ऑन 31 अक्टूबर 2019, 2019, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी वर क्रिएटेड। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज वर क्रिएटेड। यूटीज वर क्रिएटेड, ठीक है। एक तो ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। फिर अगला लिखो, इसी में ही एक और थोड़ा सा और जाके, जो आपको नॉर्मली अखबारों में नहीं मिलता है, वो है कि लद्दाख को जो है वो आर्टिकल 239 में रखा गया है, ठीक है। लद्दाख जो है वो आपका आर्टिकल 239 में है, 239 में है। और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, उसको 239 ए में रखा गया है, JNK, ठीक है, 239 ए में रखा गया है। पहली चीज तो ये हो गई। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, ठीक है, MCQ, कि भाई दोनों जो यूटीज हैं कब क्रिएट किए गए। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि लद्दाख किस आर्टिकल में आता है और जम्मू एंड कश्मीर किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि ये जो हमारा आपका क्या कहते हैं लद्दाख है, ये आपका प्योरली एक यूटी है, विदाउट एनी असेंबली, ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल वही स्टेटस दिया गया है जो पहले से दो यूटीज का रखा गया, सॉरी, एक है आपका दिल्ली और दूसरा आपका है पुडुचेरी। यानी कि ये यूटी प्लस यहां पर क्या है आपका असेंबली है। और अगर असेंबली है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आपका चीफ मिनिस्टर है। पुडुचेरी में भी क्या है, यूटी प्लस आपका असेंबली है। यानी कि यहां पर भी पुडुचेरी में क्या होता है, आपका CM होता है। और इसी वजह से यहां पर डिवीजन ऑफ पावर है, दोनों स्टेटों की बात करें, दिल्ली पुडुचेरी की, कि आधी पावर जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रखी है, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी पुडुचेरी में भी आधी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रखी है, दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आधी पावर जो है वो आपकी किसको दे रखी है, इन दोनों स्टेटों के चीफ, सॉरी, यूटी के चीफ मिनिस्टर्स को, ठीक। लद्दाख में, सॉरी, जम्मू कश्मीर में भी यही आपका प्रोविजन कर दिया गया है कि आधी पावर जो है वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और आधी पावर जो है वो आपके जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास है, ठीक है। और यहीं से अगर देखते होगे तो सोनम वांगचुक और लद्दाख, जब लद्दाख का नाम ले और सोनम वांगचुक का नाम ना ले तो फिर हो ही नहीं सकता। तो सोनम वांगचुक जो है जेल के अंदर किस लिए है, कंट्रोवर्शियल मामला है, पर हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बट जेल में होने की वजह क्या है उनकी, सोनम वांगचुक के, जो सुना होगा सोशल मीडिया में या अखबारों में पढ़ा होगा, उन पर क्या वो लगा एलिगेशन। और सर चाइना से लिंक का कुछ। चाइना से लिंक का कुछ मिला, ठीक है। मतलब ये एलिगेशन लगाया गया है बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। और ये एलिगेशन लगाया गया है कि वो अनस्टेबिलिटी लद्दाख में फैलाना चाह रहे थे। जबकि सोनम वांगचुक या लद्दाख के लोग क्या चीज डिमांड कर रहे हैं, एनी आइडिया उनकी डिमांड क्या आज भी हो आप? हाँ, डिमांड का तो आइडिया नहीं है। अच्छा। दे डिमांडिंग, जो हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था, क्या, कि उनको किस शेड्यूल में रखा जाए, शेड्यूल 6 में रखा जाए। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कल, 4 स्टेट थे, कौन कौन से 4 स्टेट थे कल शेड्यूल 6 में? शेड्यूल 6 में थे कि शेड्यूल 5 में थे? सर 6 में थे सर, आसाम, मेघालय, हाँ, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम। तो इनकी डिमांड है, सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, पूरे लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि हमको भी उनके साथ शेड्यूल 6 में 5वें यूटी ऐसा के तौर पे रख दिया जाए। उसका फायदा क्या होगा कि इनको हर तरह की जो है वो क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। जो चलो आगे लेते हैं हम लोग। तो अगला जो है इसमें आपका, इसमें ये होता है ना, अचानक से कट जाता है 40 मिनट वाले में। अच्छा,
तो एक तो ये हम लोग को 239 में ये हो गया, ठीक है। 239 आपका हो गया, और 239A जो है ये हमारा डिफरेंस हो गया। कई बार ये हमारा एग्जाम में जो है हम लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक। अब इसको लेके ही भी जम्मू कश्मीर के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई हम माना कि आपने आर्टिकल 370 हमसे रिमूव कर दिया है, अच्छी बात है। और फिर आपने जो है हमें 239 आर्टिकल में रखा है, तो हमें एक फुल फ्लैश जो है वो हमें स्टेट का जो है स्टेटस दिया जाए, ठीक है। वो भी एक डिमांड कर रहे हैं, बट अभी उनकी इतनी एग्रेसिव डिमांड नहीं चल रही जितनी लद्दाख के लोगों की चल रही है कि उनको शेड्यूल 6 में रखा जाए। और बहुत ज़रूरी भी है कि अगर शेड्यूल 6 में आप रखेंगे तो कई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कई लोकल पीपल हैं, जो लोकल एसेट्स हैं, वो बची रहेंगी। वरना ऐसे जो क्या होता है कि एलिगेशंस लगाया जाता है कि बाहर के लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा वहाँ की चीज़ें जो है वो आपकी खराब हो जाती हैं। अब ऐसे एलिगेशंस हैं, आप कितने सही हैं वो तो बात की बात है, ठीक है। तो एक चीज़ हमारी ये हो गई। अच्छा, दूसरा, इसी में एक और चीज़ अब आपको लिखनी है यूनियन टेरिटरी में आपका, दैट इज रीजनल काउंसिल। तो एक हेडिंग डाल दो आपकी, राइट ऑन हेडिंग रीजनल, आपकी रीजनल काउंसिल, ठीक है। रीजनल काउंसिल, ठीक। रीजनल काउंसिल। तो रीजनल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव ये था, जो बनाया गया है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है ये, कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स को बना दिया जाए आपस में ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, के एक रीजन में 4 या 5 स्टेटों को रखा जाए। और जो भी उनकी आपस की प्रॉब्लम्स है, खास तौर पे बाउंड्रीज को लेकर होती हैं, टैक्सेस को लेकर होती हैं, फाइनेंस को लेकर होती हैं, वो आपस में ही क्या करें, मीटिंग्स करें और उसको सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है कि पर्टिकुलर, जैसे कि आपका जो नॉर्थ रीजनल काउंसिल है उसमें कौन कौन से स्टेट रखे गए हैं, साउथ में कौन से, ऐसे करके एग्जाम में बनते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट है जो रटाफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो नॉर्थ रीजनल काउंसिल, ठीक है। सबसे पहली जो बनाई गई है आपकी नॉर्थ, आपकी रीजनल काउंसिल, ठीक है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल, इसमें लिखो कौन कौन से स्टेट हैं। सबसे पहले स्टेट लिखो पंजाब, सबसे पहला हो गया पंजाब। उसके बाद हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा, ठीक है। पंजाब के हरियाणा, एक मिनट, हाँ, एक, हेलो, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए, हाँ आवाज आ रही है आपको, ठीक है। तो पहला हो गया पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, 1 2 3। फिर हिमाचल, फिर उसके बाद हिमाचल, ठीक है। फिर हिमाचल के बाद आपका जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, एस जो के साथ ही रखा जाएगा। फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़, और आपका दिल्ली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। आपके 8 आपके हो गए, ठीक है। यस सर, 8 हो गए। और इसका वो लिख लो हेडक्वार्टर का है। 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि नॉर्थ रीजनल काउंसिल में कितने स्टेट हैं, 8 हैं, स्टेट प्लस यूटी। हेडक्वार्टर और कौन कौन से स्टेट हैं ये याद कर लिया। तीसरा आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली लिख दो। इसका आपका हेडक्वार्टर जो है वो आपका हो गया न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली हो गया। अच्छा, इसके बाद आपका नॉर्थ के बाद जो है वो है आपका सेंट्रल रीजनल काउंसिल, ठीक है। सेंट्रल रीजनल काउंसिल, ठीक। इसमें लिखिए आपका आंध्रा, उसके बाद तेलंगाना या तेलंगाना, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। उसके बाद केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु और पुडुचेरी, और आपका पुडुचेरी। पहले इसका नाम जो है वो पौंडीचेरी हुआ करता था, बट अब इसका नाम वही पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया ऑन देयर रिकमेंडे ऑन देयर रिक्वेस्ट। तो अब नाम जो हो गया इस यूटी का पुडुचेरी हो गया। और मुझे लगता है कि आपको बात पता होगी कि पुडुचेरी जो है वो आपका 3 स्टेटों में फैला हुआ है, ठीक है। एक आपका इसका माही में डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी केरला में माही है आपका।
एक आपका कराईकल, एक आपका यनम, यानी कि एक तमिलनाडु में और एक आपका कहाँ पर, आंध्रा में है। ठीक है। तो एक आपका आंध्र प्रदेश में इसका डिस्ट्रिक्ट है, एक आपका इसका तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है, और एक आपका जो है पुडुचेरी का कहाँ पर है, केरला में डिस्ट्रिक्ट है। तो आप सोचो कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं मतलब, उनका कभी ट्रांसफर होता होगा कि भाई माही से ट्रांसफर कराईकल कर दिया या यनम कर दिया, सीधा स्टेट ही चेंज आपका। ठीक है, तो ये फैला हुआ है आपका। ठीक। अच्छा, तो इसमें मैंने सेंटर में लिखा दिया। आप कौन कौन सा, नॉर्थ यूपी लिखा दिया, इसमें सेंट्रल लिखा नहीं था मैं, सॉरी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, चार इसमें हो गए। लिख दिया इसको। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सर सेंट्रल, सर आपने सेंट्रल के मुझे आंध्र प्रदेश, केरला, एक कर्नाटका मिनट, बोला अभी। ये कहाँ से बोल दिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, वो कितना बोला था मैंने, पूरा आखिरी तक बोल दिया ना, आंध्र प्रदेश, हाँ तेलंगाना। सर, पुडुचेरी तो। हाँ तो सॉरी, वो मुझसे जो फोन आ गया है बीच, तभी मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये वो लिख दो, सिर्फ उसमें चेंज कर दो। सदर्न होगा सर। हाँ, साउथ कर दो बस, साउथ ओके। रीजन। फोन स्विच ऑफ करने दो, बीच में फोन आया तभी गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, तो साउथ के, आपके साउथ रीजनल जो काउंसिल है उसके हो गया आंध्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और पुडुचेरी के ये मैंने बता दिया, इसको सर्च करना एक बार। माही हो गया, यनम हो गया, कराईकल हो गया, एक बार देखना कि कौन सा, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पुडुचेरी के, किस किस स्टेटों में है तो यही जो सामने लिखे हैं, पर एक बार जरा सर्च करना उसको। ठीक है। अच्छा, इसका जो साउथ का जो रीजनल का जो हेडक्वार्टर है, वो आपका चेन्नई में है। ठीक है। अच्छा, तो पहले हमने नॉर्थ का कर लिया, साउथ का कर लिया। अब ले लीजिए ईस्ट। वही बोल रहा, सेंट्रल कहाँ से लिख दिया, ये आपका साउथ। ठीक है, अब तीसरा लिखिएगा, आपका रीजनल ईस्ट रीजनल काउंसिल ईस्ट रीजनल काउंसिल ईस्ट रीजनल काउंसिल, इसका आपका लिखो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। चार आपके हो गए, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और आपका उड़ीसा हो गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है ईस्ट रीजनल काउंसिल का, ये है आपका कोलकाता। फिर उसके बाद आ जाइए वेस्ट, आपका रीजनल काउंसिल। ठीक है, वेस्ट रीजनल काउंसिल, इसका है महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद गोवा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, और दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, क्योंकि अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, और उसके बाद दमन द्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली। ये शॉर्ट पे कर दो, दमन एंड दादर एंड नागर हवेली। दमन एंड दादर एंड नागर, दमन एंड दादर एंड नागर हवेली। और इसका जो हेडक्वार्टर है वेस्ट रीजनल काउंसिल का, वो आपका मुंबई में है। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब आ जाओ सेंट्रल, जो पहले गलती से लिखा दिया था मैंने, सेंट्रल रीजनल काउंसिल। सेंट्रल रीजनल काउंसिल, इसमें आपका है सेंट्रल रीजनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। ये आपका सेंट्रल के अंदर आ गया। अब कहाँ उत्तराखंड नॉर्थ की तरफ आता है, पर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको ऐसा रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ये रीजनल काउंसिल का, वो है आपका प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद बोलते थे। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई, क्या सारे स्टेट इसमें कवर अप हो गए? क्या छूट गया इसमें आपका, जो सेवन सिस्टर्स है, ठीक है, उसको इसमें नहीं रखा गया, उसके लिए अलग से बनाई गई। तो लिख दो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, आपका उनको अलग ही प्रिविलेज दे रखी है हम लोगों ने। नॉर्थ आपका ईस्ट काउंसिल। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल।
सर सारे 7 सिस्टर इसमें आ जाएंगे? हाँ, ठीक है, और इंक्लूडिंग योर सिक्किम। तो इसमें लिख दो 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ठीक है। जैसे आपके आईटीबीपी के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है इस समय आईटीबीपी में, वो एसी में, उसको यार अभी तो यहाँ रहा वो 5-6 साल, तो उत्तराखंड में ही रहा, फिर हिमाचल में रहा, फिर अब उसको ट्रांसफर कर दिया है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, वहां भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, आप ये मान के चलो कि एसी की जॉब एज कंपेयर टू जो अदर आपके हैं उसके मुकाबले बहुत अच्छा इसमें वो मिलता है। सीआईएसएफ तो खैर अपने आप में अलग है भाई, वो तो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और सारी लड़ाई उसी की होती है सीआईएसएफ की, और सबसे कम लड़ाई सीआरपीएफ की होती है। खैर, तो असम, मणि, मिजो, अरुणाचल, नागा, मेघा, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सारे के सारे आपके जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में आपके आ गए, ठीक। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे बताया कि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव आपका रहा रीजनल काउंसिल का, वो यही है कि इसके अंदर जो है जितने भी उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी आपका इश्यूज हो आपस में सॉर्ट आउट करें। वरना फिर भाई स्टेटों को कहाँ जाना पड़ता है, मुझे आगे पढ़ेंगे चल के, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। कोई भी मामला होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो फिर मामला वो बड़ा लंबा अटक जाता है आपका, ठीक है। एक चीज हमारी ये हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज लिख लो कि इस काउंसिल में जो रीजनल काउंसिल्स होते हैं उनमें मेंबर कौन होते हैं। तो सारे जो स्टेटों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं, आपके मेंबर होते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। और इसका चेयरमैन जो होता है आपका, इस काउंसिल का जो चेयरमैन आपका होता है, वो आपका कौन होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दैट हैज बीन अपॉइंटेड बाय होम मिनिस्टर और बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी आप सारी काउंसिल देख रहे हैं उसका एक ही आपका क्या होगा, चेयरमैन होगा। वो कौन होगा, आपका कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे माना कि नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें आपके पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली के सबके चीफ मिनिस्टर आ गए। तो उस मीटिंग में आपके वर्चुअल या खुद प्रेजेंस होके आपके वो कैबिनेट मिनिस्टर भी पहुंचेंगे उस मीटिंग में इन सारे चीफ मिनिस्टर के साथ, जिस कैबिनेट मिनिस्टर को हमारे होम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है या हमारे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। तो जब वो कैबिनेट मिनिस्टर इस मीटिंग में पहुंचते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई सारे चीफ मिनिस्टर्स उनकी प्रेजेंस में जो भी इश्यूज हैं वहीं आपस में बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट कर, ठीक है। जैसे अ, आप कभी अगर हरिद्वार गए हो, तो हरिद्वार में जो आपका हर की पौड़ी है उसके ठीक सामने अगर आप देखो तो आपको वीआईपी घाट दिखेगा, और वहां पे दिखा आपको लिखा हुआ दिखेगा कि उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग इतने साल 25 साल होने को आ रहे हैं, 26वां साल लग गया हम लोग को, और हम लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो पूरा इलाका है वो हमको बिलोंग करता है, यानी कि उत्तराखंड इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, वो हमको हैंड ओवर कर दिया जाए। बट अभी तक वो उत्तर प्रदेश की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये मामला भी ऐसे कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी यूपी के अंदर फंसी हुई हैं, यूपी की हमारे अंदर फंसी हुई हैं उनके डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट की, तो वो सब चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट होने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बस, तो ये था हमारा क्या, पार्ट 1, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना, क्या कहते हैं आपका, इसमें रखा नहीं मैंने, पार्ट 2 लिख दो, पार्ट 2 लिखना। और वो आपका जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज व्हाट, आपका सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट 2 लिखिए, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और ये आपका जो आर्टिकल है पार्ट 2 का, वो कहाँ से है, 5 to 11, ठीक है, 5 to 11। और आपका क्या हो गया, पार्ट जो है वो 2 हो गया आपका, ठीक है, पार्ट 2 हो गया, ठीक। चलो इसमें लिखो सबसे पहला जो आपका है, सबसे पहला लिखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्योंकि आजकल जब ये एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, तो इसकी बड़ी बात हो रही है आजकल। तो इसमें लिखिएगा सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट। सर पार्ट 1 का सर फोर्थ आर्टिकल हाँ सर यही वो था? वो नहीं, वो छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, खाली 1 to 3 करना है बस, ठीक है। ओके ओके। भाई मैंने बोला जो चीजें नहीं करनी एग्जाम में कभी आती नहीं है, नहीं करनी।
ओके। हाँ, आप थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे तो फोर में क्या लिखा है वो समझाऊंगा, क्योंकि असल में इसमें कई आर्टिकल्स ऐसे हैं ना जो बहुत फिलोसफिकल हैं, तो वो तुरंत मैं पढ़ाना शुरू करूंगा समझ में नहीं आएंगे। चलो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आते हैं हम लोग। तो इसमें लिखिएगा, और इस एक्ट को लगातार अमेंडमेंट किया गया है। अभी लेटेस्ट जो है इस एक्ट को, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको हमने 2019 में और थोड़ा सा अमेंड किया है, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक है वो वही चल रही है आपकी। तो उसमें लिखिएगा, देर आर फाइव मैथड्स, देर आर फाइव मैथड्स, फाइव मैथड्स बाय विच, बाय विच एनी पर्सन बिकम्स द सिटीजन ऑफ इंडिया। There are five methods by which any person becomes the citizen of India. Citizen of India. तो वो क्या क्या मेथड है भाई, और उसी के बेस पे अगर आप देखो एसआईआर की वो तीन अलग अलग टाइप की लिस्ट भी बनाई गई है। सबसे पहला मेथड है, और सबसे आसान तरीका, जिससे मैं और आप, बर्थ। हाँ, बाय बर्थ, ठीक है, बाय बाय बर्थ सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसमें क्या पैरामीटर है, बाय बर्थ तभी है, उसमें ये जैसे मान लो कोई एक एक्स है आपका, ठीक है, उस एक्स का जो बर्थ है वो 1987 से पहले अगर हुआ है और 1950 के बाद, इस गैप में आपका बीच में ये इसका इस एक्स का जो है बर्थ हुआ है, तो उसको सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो उसका जन्म भारत में हुआ है। हम ये नहीं देखेंगे कि एक्स के जो माँ बाप हैं वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। सिर्फ ये उसको प्रूव करना होता है कि भाई वो यहीं पर पैदा हुआ, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही है, ठीक। तो अगर आप अभी के हिसाब से देखो, 87 की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखो, तो लगभग लगभग जो 35 साल या 36 साल से ऊपर के हैं, मोटा मोटा 35-36 साल से ऊपर के हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं बाय बर्थ। बस उनको ये प्रूव करना होता है कि उनका बर्थ यहाँ हो। तो उसका तरीका, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट है, डोमिसाइल हो गया, किसी भी तरीके से आप बस आप प्रूव कर दो, ठीक है। तो बाई बर्थ में सबसे आसान तरीका था, ठीक है। तो एक तो ये तरीका दे रखा है बाई बर्थ। दूसरा, 87 के बाद के अगर जो लोग पैदा हुए हैं, उसमें फिर वही क्लॉज है कि भाई माँ बाप में कोई एक यहाँ का नागरिक हो और वो भी यहाँ का पैदाइश हो, तब वो यहाँ का नागरिक होगा। फिर और अमेंडमेंट किए गए 2004 में। फिर 2004 में ये कहा गया कि दोनों माँ बाप जो हैं वो दोनों यहाँ के नागरिक होने चाहिए, और वो भी यहीं का बर्थ होना चाहिए। यानी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ जो है 2005 में हुआ, 2005 में कोई अगर बच्चा जन्मा है तो उसके माँ बाप भी यहाँ के नागरिक होने जरूरी है, उनके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी पासपोर्ट हो गया या 10th का सर्टिफिकेट आपका हो गया, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका बाई बर्थ है, पहला चीज तो ये खत्म हमारी, ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। दूसरा जो है आपका, वो है आपका बाय, लिखो, डिसेंट, DESCENT, ठीक है, DESCENT, डिसेंट, ठीक है, बाय डिसेंट। इसको अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं, क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसको ऐसे लिख लो, इफ अ पर्सन, बाय डिसेंट में लिखना है पहला पॉइंट बना के, इफ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, तो मैं इसमें डेट और सब नहीं कर रहा हूं, इतना डिटेल पूछते नहीं है। इफ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट बट हिज फादर, या एक दो फादर मदर, ऑब्लिक करके लिखा हुआ है गार्जियन, फादर मदर ऑब्लिक करके लिखो गार्जियन, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, he can apply for Indian citizenship. He or she can apply for Indian citizenship. He or she can apply for Indian citizenship. Indian citizenship. ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिकी चीज की गई, कब, 2004 के बाद। और वो ये प्रोविजन किया गया कि माना कोई, क्योंकि हमारे यहाँ वो क्या करने के लिए, अमेरिका में, यूरोप में वर्क वीजा लेके काम करने जाते हैं, वहां 10 साल, 15 साल, 20 साल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो
2004 के बाद यह प्रोविजन किया गया कि माना कोई 10 साल से अमेरिका में या ब्रिटेन में या नॉर्वे में काम कर रहा है, और वहीं पे वो बेबी प्लान करता है, उसका एक बच्चा पैदा होता है। तो 2004 के बाद ये ऑनवर्ड्स मैंडेटरी कर दिया कि बच्चा वहां पैदा होने के बाद, मान लीजिए नॉर्वे में या स्वीडन में हुआ, आपको 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, आपको जो वहां का इंडियन एम्बेसी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो है बच्चा हुआ है, अभी भी हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, बट हम यहाँ पर जो है वो पिछले 10-15 सालों से लगातार जो है वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं। तब वो जो बच्चा वहां पर हुआ है, ही कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। और अगर आपने नहीं 1 साल के अंदर बताया उनको, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बाय डिसेंट जो है आपका ये तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला आपका है थर्ड जो है, दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन। ये भी बड़ा आसान तरीका है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें भी अमेंडमेंट जो है थोड़े बहुत आपके होते आए हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट लिख लो जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। पहला लिखना है बाय रजिस्ट्रेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखिएगा, इफ एनी फीमेल, लिख देना ब्रैकेट में, फॉरनर, मैरिड टू इंडियन सिटीजन, मैरिड, इफ एनी फीमेल मैरिड टू इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन यानी कि ऐसे जो है कि मेल से शादी करेगी, मैरिड टू इंडियन मेल या इंडियन सिटीजन, लिख देना ब्रैकेट में मेल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भाई हमारी कौन हो गई, कांग्रेस पार्टी की आपकी सोनिया गांधी, है ना। तो भाई उन्होंने राजीव हाँ, गांधी से सोनिया गांधी। हाँ, तो राजीव गांधी यस से सर। शादी की, इटली की है, थी मतलब, तो उनको इंडियन शिप यहाँ के मिल गई। उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाय डिफॉल्ट यहीं के आपके सिटीजन है, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। फिर दूसरा लिखो, अ, आपका ये, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें मैं सब वही लिखाऊंगा, इफ एनी फॉरनर, इसमें अगला लिखना, इफ एनी, इफ एनी फॉरनर, इफ एनी फॉरनर, इफ एनी फॉरनर स्टे इन इंडिया, if any foreigner stay in India, stay in India, stay in India for more than 10 years, for more than 10 years, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इन्होंने एक ट्रिकी चीज की है, वो फॉरेनर के जो फोर फादर्स हैं, है ना, जैसे दादा हो गए या नाना हो गए, वो कभी ना कभी इंडियन सिटीजन रहे होंगे, उसको हम लोग मानेंगे, मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन टाइप के आपके होंगे, ठीक है। तो वो भी यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें दो ही का लिखो रजिस्ट्रेशन में, बाकी और बाकी चीजें वो आपको हमको नहीं करनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमारी ये हो गई। फिर थर्ड आपका लिखो, फोर्थ सॉरी, आपका बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें आप लिख दो, प्योरली हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरनर की बात कर रहे हैं, फॉर फॉरनर्स, फॉर फॉरनर्स, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अदनान सानी, सिंगर। तो उसको 10 साल से ऊपर यहाँ पर हो गए थे लगातार, यहाँ उसने प्रूव कर दिया कि मैं 10 साल यहाँ पर रहा, कभी 2 साल के लिए रहा वीजा पे, फिर आया, फिर 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए ऐसे रहा। तो उसने अपने 10 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो बाय नेचुरलाइजेशन में कोई भी फॉरेनर, प्योरली फॉरेनर जो हो गए आपके, अमेरिकन हो गए, यूरोपियंस हो गए, अगर वो शो कर दें कि वो 10 साल यहाँ पर रहे हैं, प्लस उनको यहाँ की के कल्चर के बारे में और यहाँ की किसी एक लैंग्वेज के बारे में पता है, तो वो यहाँ के जो सिटीजनशिप है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाय नेचुरलाइजेशन, लिख दो फॉर फॉरनर्स, ठीक है, और लिख देना 10 ईयर्स। सर लैंग्वेज मैंडेटरी है सर? हाँ, लैंग्वेज मैंडेटरी है। अब वो लैंग्वेज ओके सर। तो मेन तौर पे ज्यादातर सबको हिंदी आती है ना, देखा होगा ऋषिकेश कभी चले जाओ, सब फॉरेनर हिंदी बोलते हैं, ठीक। लेकिन कन्नड़ तेलुगु भी सीखते हैं भाई ये लोग, हम ही सीखने को तैयार नहीं होते। अच्छा,
तो ये एक हमारा हो गया। फिर सबसे आसान तरीका जो है, फिफ्थ तरीका है क्या? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इन बाय इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब जैसे कि वो हुआ आपका सिक्किम, सिक्किम इंडिया के साथ आके मर्ज हुआ, तो वहां के सारे जो आपके सिटीजन थे वो भारत के क्या बन गए? सिटीजन बन गए। सबसे आसान तरीका है कि व्हेन इंडिया एक्वायर्ड द फॉरेन लैंड या फॉरेन टेरिटरी, इसको ऐसे लिख दो, व्हेन इंडिया व्हेन इंडिया एक्वायर्ड द फॉरेन टेरिटरी, व्हेन इंडिया एक्वायर्ड द फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, इंडिया एक्वायर्ड द फॉरेन टेरिटरी। तो ये पांच तरीके हो गए जिससे आप क्या बन सकते हैं? इंडिया के जो सिटीजन है वो हम लोग यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखना आर्टिकल आपका 6, और इसी के साथ लिखो आपका आर्टिकल 7। इसको समझना, मैं जो बुकिश लैंग्वेज वो नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आर्टिकल 6 और 7, ठीक है, आर्टिकल 6 और 7। देखो आर्टिकल 6 को पहले समझते हैं। अब इन दोनों आर्टिकल्स का अब कोई यूज नहीं है, लेकिन इनका यूज कब था आपका? 1950 से लेकर, या मान के चलो मोटे तौर से, हाँ, 1950 से लेकर 1960 तक बहुत बड़ा यूज था इनका। क्या यूज था? देखो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि 1947 में, थोड़ा सा ले लेते हैं बड़ा सा, 1947 में जब आपका ब्रिटिश इंडिया के दो डिवीजन हुए, एक बना हमारा इंडिया, एक बना पाकिस्तान, ठीक है। तो इधर का क्या हो गया भाई? पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 6 ये कहता है कि आफ्टर द डिवीजन एंड आफ्टर द एंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा 1950 में हुआ, इस पीरियड के दौरान जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ गए, आइदर दे बिलोंग टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट, वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, ठीक है। और ऐसा हुआ भी कि आपके 47 के बाद और 50 से पहले लाखों लोग जो थे, हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, और आपके मुस्लिम्स हो गए, जिनको लगा कि पाकिस्तान में उनका इतना फ्यूचर नहीं है, वो लोग इंडिया आ गए, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरा, यहाँ इंडिया पे आने पर उन्होंने, आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो भी बॉर्डर्स पे आपके टेंट के अंदर, क्योंकि बहुत बुरे हालात थे, टेंटों के अंदर जो हमारे ऑफिसर्स थे, उनको आके अपना नाम लिखाया हो, और कुछ नहीं, अपना नाम लिखाया हो, पूरा फैमिली का नाम लिखाया हो, वो सिटीजनशिप के हकदार हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दूसरा जो प्रोविजन इसमें किया गया था आर्टिकल 6 में, वो ये कहा गया था कि जैसे मान लो कोई एक एक्स जो है उसका बिफोर द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में वो बहुत अमीर था, करोड़पति था, खूब उनकी फैक्ट्रीज थी, लैंड थी। तो ये कहा गया कि भाई जब वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करेगा, तो ये सारी चीजें कि उसके पास कितना एकड़ लैंड था, कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, वो सब पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स थे उनसे लिखवा के अगर लेके आएगा, तो इंडिया में उसको उसी के बराबर क्या दी जाएगी? एसेट्स दी जाएंगी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, कभी हिस्ट्री पढ़ो तो 47 में क्या छिड़ गए थे? आपके कम्युनल राइट्स छिड़ गए थे, दंगे छिड़ गए थे बुरी तरीके से, और लोगों को जो कपड़े पहने थे जान भगा, मतलब बचा के भागना पड़ा वहां से, ठीक है। तो यहाँ आके वो प्रूफ ही नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में उनके पास बहुत ज्यादा अमीर थे, यहाँ आके उनकी बहुत हालत खराब हुई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आर्टिकल 6 तक किसके लिए था? आफ्टर यस इंडिपेंडेंस, सर, यस। जो पाकिस्तान से भारत आए। अब आर्टिकल 7 क्या था? आर्टिकल 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी समझ में आ जाए। हुआ ये कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो माना कि ये ए साहब थे, अब ये ए किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं, रिलीजन को, इनको लगा चलो पाकिस्तान चलते हैं, ठीक है। तो ये चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में 1947 से लेकर ये आराम से 1947 तक 2 साल रहे। लेकिन 2 साल में रहते रहते इनकी हालत खराब हो गई, इनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है, या ये एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनने वाला है, और अगर मैं जो है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी बहुत दुर्गति होगी। और जो हुआ भी वहां पर, इस्लाम को छोड़ के बाकी के जितने रिलीजन हैं, कहते हैं कि
जब पाकिस्तान मतलब 47 में थे तो वहां पे लगभग 18-19% आपके हिंदू थे, और आज लेस देन 2% ही क्या बने हैं आपके हिंदू बचे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने अपना अलग ही हिसाब कर रखा है। अच्छा, तो 49 में जो है इस ए को ऐसा लगा कि भाई चलो वापस इंडिया चलो, ठीक है, यहाँ तो कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। तो ये ए भाई साहब जो है वो 1950 से पहले पहले वापस इंडिया आ गए, और इंडिया आने के बाद जो भी यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर था उसको रिपोर्ट कर दी कि भाई मैं जो गया था 47 में ये सोच के कि पाकिस्तान में मेरा बड़ा अच्छा होने वाला है फ्यूचर, मैं वापस इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो उनके लिए क्या था आपका आर्टिकल 7 था। क्लियर है यहाँ तक? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ मैंने बोला ना कि ये डिस्प्यूट 10 सालों तक रहा, उसके बाद नहीं था। तो 6 में जो समझदार लोग थे वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, चाहे किसी भी रीजन के हों, और जो थोड़े ज्यादा ही समझदार थे वो 7 में पहले गए, 2 साल रहे, और फिर वापस हमारे वापस अपने इंडिया में आ गए, ठीक है। चलो खैर, तो 7 वाली बहुत केस थे, ध्यान रखना। लेकिन खास तौर पे वो थे मुस्लिम ही थे बेचारे, वो गए तो उधर ये सोच के कि वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, लेकिन वो अलग ही हिसाब चल रहा था। चलिए, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 6 और 7। ठीक, अब आर्टिकल 9 भी एक लाइन में समझ लेते हैं। तो अगला लिख देना आर्टिकल 9, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 में लिखो, इफ एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन, मान लो ये आपका एक्स है, ये चला गया कहाँ पे आपका कनाडा, ठीक है। तो इफ एनी पर्सन adopted the citizenship of other country, adopted the citizenship of other country, his or her Indian citizenship has been cancelled. सिंपल है, his or her Indian citizenship has been cancelled। तो ये एक्स भाई साहब गए कनाडा में, 10 साल रहे, उसके बाद वहां पे ग्रीन कार्ड मिल गया, फिर वहीं पे सिटीजनशिप ले ली। तो इस एक्स की जो इंडियन सिटीजनशिप होगी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर कहता ना कि वो पैसा बोलता है, तो भाई ये इंडिया में क्या कहे जाएंगे, ये और इनके बच्चे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एनआरआई। हाँ, तो बस फिर हमने इनके रास्ते दूसरे तरीके से खोल दिए, एनआरआई हो गए या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए। तो बुला बुला के देंगे इनको, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन सिंपल यही है जो एग्जाम के लिए है कि भाई आपकी सिटीजनशिप कब जा सकती है, कि जब आप किसी और देश की सिटीजनशिप ले लें, ठीक है। सर वो पर्सन को इन्फॉर्म करना होता है सर अथॉरिटीज को? हाँ हाँ, वो तो जब आप कनाडा की लोग हैं तो अपना पासपोर्ट जमा करोगे ना ओके एम्बेसी में, तो अपने आप वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और यहाँ पे लिख के ओके दोगे सर। आप कि आप यहाँ की सिटीजनशिप क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ओके। लेकिन एनआरआई बन के ज्यादा फायदा होता है, बड़ा वो है। चलो खैर, फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल आपका 11 में, सीधे 9 को, वो 10 को छोड़ रहा हूं मैं, बाद में डिस्कस करेंगे। 11 में लिखिएगा, एक लाइन में बहुत बार एग्जाम में आया है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज अ एक्सक्लूसिव राइट, और किसी के पास नहीं है, टू अमेंड, पार्लियामेंट हैज अ एक्सक्लूसिव राइट टू अमेंड, अमेंड इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। Parliament has an exclusive right to amend Indian Citizenship Act 1955, 1955, ठीक है। और इसी का अभी 11 का जो दोबारा यूज करते हुए अगर आपने देखा हो कि अभी हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने 2024 में आपका अमेंडमेंट किया हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें यह कहा गया कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, एज जो लेके हम किसकी बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खासतौर पे इन दोनों की बात कर रहे हैं, वहां पर जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, अब वहां पे माइनॉरिटीज कौन होंगे? आपके हिंदू हो गए, आपके जैन हो गए, आपके बौद्धिस्ट हो गए, आपके सिख हो गए, आपके क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है। अगर वो इंडिया आते हैं और यहाँ के सिटीजनशिप चाहते हैं तो हम उनको देने को तैयार हैं विदाउट एनी कंसर्न, कोई कोई वेटिंग नहीं, कुछ नहीं। और जो पहले आ चुके हैं और किस में रह रहे हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, कई लोग रह भी रहे हैं बॉर्डर्स पे, आप जैसे राजस्थान में, पंजाब में 2-2 3-3 सालों से रह रहे हैं, तो उनको हाथों हाथ जो है हमने सिटीजनशिप दे दी, ठीक है। तो वो CAA अगर आपने सुना हो तो बड़ा प्रोटेस्ट चला था उसका, उसमें, ठीक है। लेकिन सिर्फ उनको देंगे जो उन कंट्रियों में क्या हो, माइनॉरिटी में हो,
ठीक है, तो मुस्लिम तो माइनॉरिटी में होंगे नहीं, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश है, तो इन्हीं को हमने माने वो दे दी, सिटीजनशिप दे दी। तो ये किस में प्रोविजन किया गया, हमारे आर्टिकल 11 में प्रोविजन किया गया। ठीक है, पढ़े अब तक समझ में आ गया? ठीक है। यस सर, यस। ठीक है, चलो फिर आज के इतना रखते हैं, कल मैं सबसे पहले क्वेश्चन कहूंगा पेपर 2 को डिस्कस करें और फिर आगे हम लोग पढ़ें, ठीक है। ओके और ओके सर। और बुक, आप बुक के लिए कहाँ गए थे आप, मतलब सर मैंने अमेजोन में चेक करा था सर। अच्छा, नहीं तो अगर आपको मौका मिले ना तो ये आपका जो गांधी रोड नहीं है, कभी भी 1-2 दिन में मौका मिले तो गांधी रोड चले जाना। गांधी रोड में घुसते घुसते ही सबसे राइट हैंड साइड पे पहली बुक है आपकी, शार्प नहीं क्या नाम बोला, ओके सर। वहां पे आपको मिल जाएगी, है ना, उसे परचेस ओके करना। सर। ठीक है, चलो फिर